हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री लो एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त ईश्वर प्रजापति। सीआरपीसी के वीडियो सीरीज में दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज जो पढ़ने वाले हैं अपन पब्लिक न्यूसेंस या लोक न्यूसेंस के बारे में। कोर्ट में आए दिन सुनने में आता है, एसडीएम कोर्ट में 133 का आवेदन लगा दीजिए आप। तो यही उसी से संबंधित आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। इस वीडियो के टॉपिक का नाम हमने दिया है कि किसी व्यक्ति के दोगलेपन को रोकने के क्या उपाय हैं। जो व्यक्ति दोगला होता है दोस्तों, वो अन्य व्यक्तियों को असुविधा कारित करने के लिए नए नए अड़ंगे अड़ाता रहता है। तो उन्हीं कार्यों को न्यूसेंस कहा गया है सीआरपीसी में, विधि की भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो विलंब न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन। टॉपिक का नाम है पब्लिक न्यूसेंस या लोक न्यूसेंस, जो सीआरपीसी के सेक्शन 173 से लगा 143 तक में इसकी परिभाषा, इसको लागू करवाने के बारे में सारे प्रावधान वगैरह यहाँ दिए गए हैं, 133 से लगाकर 143 तक। ठीक है। लोक न्यूसेंस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, लोक न्यूसेंस या पब्लिक न्यूसेंस। इसे लोक उपताप भी कहते हैं। ठीक है, या लोक को होने वाली बाधा या असुविधा। ठीक है, असुविधा। ठीक है, तो जनता को होने वाली, लोक यानी पब्लिक की बात हो रही है दोस्तों। लोक की डेफिनेशन आईपीसी के सेक्शन 12 में दिखाई गई है, जहां बताया गया है कि लोक से लोक का कोई भी वर्ग या समुदाय आता है। ठीक है, पब्लिक की ही बात की गई है हमारे लोक से आईपीसी के सेक्शन 12 में। तो किन किन को हम न्यूसेंस कहेंगे और इन्हें हटाने के आदेश कौन कौन दे सकता है, ये देखेंगे अपन। तो सबसे पहले न्यूसेंस क्या है ये देखते हैं। तो न्यूसेंस हटाने के आदेश में कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिसमें डीएम यानी जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एसडीएम, या राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, यहाँ है राज्य सरकार द्वारा इसके निमित्त विशेषतया सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, ठीक है, नियुक्त किया गया है, वो न्यूसेंस को हटाने के लिए आदेश जारी कर सकता है। तो न्यूसेंस क्या क्या में क्या क्या आएगा, तो किसी लोक स्थान पर, ठीक है दोस्तों, किसी लोक स्थान जो जनता के उपयोग के लिए बनाया गया कोई स्थान है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, ऐसी जगह है जो लोक स्थान है। ठीक है, पब्लिक के लिए है। ठीक है, या किसी मार्ग पे, किसी रोड पे या ऐसे स्थान पे, पगडंडी पर, ठीक है, या कहीं नदी या जल सारणी, ठीक है, नदी या जल सारणी पर से कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए। तो या तो कहीं लोक स्थान, लोक या किसी मार्ग, नदी, जल सारणी से कोई विधि विरुद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए। अथवा किसी व्यापार, अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, हर व्यक्ति को भारतीय संविधान ने व्यापार की स्वतंत्रता दी है, लेकिन व्यापार युक्तियुक्त, उसके ऊपर युक्तियुक्त निर्बंधन भी लगाए गए हैं। तो उन निर्बंधनों के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। और यदि वह व्यापार करते हुए किसी समाज के लिए हानिकारक होने के कारण, ठीक है, जो कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है वो किसी समाज के लिए हानिकारक है और उसे इसलिए बंद किया जाना चाहिए या विनियमित किया जाना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि अगर किसी ब्राह्मणों के मोहल्ले में अगर कोई व्यक्ति मांस की दुकान लगाएगा, तो वो न्यूसेंस में आएगी। उस उन ब्राह्मणों को उससे क्या है कि हिन्नता आएगी, तो ये उनके प्रति क्या है, लोक न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस है। तो इस चीज को विनियमित किया जाना चाहिए, रेगुलेट किया जाना चाहिए। और इसे हटाने के लिए डीएम, एसडीएम और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा विशेषतः अपॉइंटेड कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसे हटाने का आदेश आईपीसी आरपीसी की धारा 133 में दोस्तों दे सकता है। ठीक है, और क्या क्या न्यूसेंस के अंतर्गत आ सकते हैं ये देखते हैं अपन। सब सेक्शन 3 में 133 के, कि कोई भवन, ठीक है,
अगर कोई भवन है, बिल्डिंग है, या कोई तंबू है, या कोई संरचना स्ट्रक्चर किसी व्यक्ति ने बना रखा है, ठीक है, और कोई वृक्ष जो ऐसी दशा में है कि संभावना है कि वह गिर जाए, तो लोग को या पब्लिक को या जो पास से निकलते हैं तब उनकी उसकी मरम्मत कराए या कॉलम लगाए। जैसे कि देखते हैं दोस्तों, हम रोड से निकलते हैं तो बहुत सारी ऐसी पुरानी बिल्डिंगें हमें दिखाई देती हैं कि वो कभी भी गिर सकती हैं, या कोई पेड़ रोड के ऊपर से ऐसे झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो कभी भी आने जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर गिर सकते हैं। तो इससे लोग को असुविधा हो रही है, ये कभी भी गिर के किन्हीं भी व्यक्तियों को नुकसान कारित कर सकते हैं। इसलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर्स हैं कि इन्हें हटाने के लिए वो आदेश 133 के अंतर्गत दे सकता है। और क्या क्या आते हैं लोक न्यूसेंस के अंतर्गत, तो किसी मार्ग या लोक स्थान, ठीक है, कोई भी मार्ग है या लोक स्थान पब्लिक के उपयोग के लिए बनाया गया कोई भी स्थान के पास कोई तालाब है, कोई कुआं है, या कोई खाई है, जो जनता को होने वाले खतरे के निवारण के लिए उसके बाढ़ लगा देनी दी जानी चाहिए। ठीक है, किसी नदी तालाब या किसी जल सारणी के जहाँ रोड के पास में ऐसा कोई तालाब कुआं है जिससे जनता होकर निकलती है, वो रोड से अगर रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति निकल रहा है और हो सकता है कि कुएं में गिर जाए दिखाई नहीं देने के कारण, इसलिए उस कुएं के, नदी के, जल सारणी के क्या है, बाधा मतलब बाढ़ लगानी जानी चाहिए, उसके ऊपर तक ऐसा कर दिया जाना चाहिए जिससे कि व्यक्ति उस कुएं के अंदर न गिरे। तो इस निमित्त आदेश देने की शक्ति डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी गई है। इसके लिए आप 133 में आवेदन कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई आपके गांव में, आपके आस-पास में ऐसा कोई स्थान है जिससे आपको खतरा रहता है कि इसमें लोग गिर सकते हैं, तो उसको बाढ़ लगाने के लिए जिस व्यक्ति का वो कुआं तालाब है वहां पर सरकार उन्हें आदेश दे सकती है 133 के अंतर्गत। तो आप ज़रूर इसका प्रयोग करेंगे इस वीडियो से जानने के बाद, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। और क्या क्या न्यूसेंस के अंतर्गत आ सकता है हम देखते हैं। किसी भयानक जीव जंतु को नष्ट, परिबद्ध या उसका अन्यथा व्ययन किया जाना। दोस्तों आए दिन देखने में आता है, हम देखते हैं गांव में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, या गांव में क्या सिटी में हर जगह कहीं ऐसे कुत्ते होते हैं जो आने जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर भौंकते हैं, और न सिर्फ भौंकते हैं बल्कि कभी कभी वो राहगीरों को काट भी लेते हैं। तो ये वही भयानक जीव जंतु है जिन्हें नष्ट किया जाना चाहिए या फिर परिबद्ध किया जाना चाहिए, या अन्यथा उनका व्ययन कर दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए आप एसडीएम, कलेक्टर, या दोस्तों कलेक्टर नहीं बोल सकते हैं सीआरपीसी में कलेक्टर को, यहाँ डीएम बोलते हैं उनको, कलेक्टर राजस्व में बोलते हैं, इसलिए यहाँ डीएम साहब को, एसडीएम को या राज्य सरकार द्वारा इसलिए इस निमित्त विशेषता नियुक्त किसी मजिस्ट्रेट को आप उस कुत्ते को बांधने के लिए या उसका व्ययन कहीं अन्यत्र उसको जंगल वंगल में छोड़ने के लिए आदेश आवेदन 133 में कर सकते हैं। और इसके लिए वो मजिस्ट्रेट 133 में उसे आदेश देगा जिस व्यक्ति का वो कुत्ता है या वह जानवर है जो भयानक हो गया है, उसे व्ययनित करने के लिए। ठीक है, तो ये इस निमित्त इन पांचों कार्यों के निमित्त सशक्त मजिस्ट्रेट उपरोक्त बाधा को हटाने के लिए सशर्त आदेश दे सकेगा कि उतने समय के अंदर जितना समय आदेश में अंतर्विष्ट है, आदेश का पालन करें या कारण दर्शित करें कि क्यों ना आदेश को फाइनल कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन दिया गया कोई भी आदेश किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट ने इस धारा में कोई आदेश दे दिया है व्यक्ति को कि वह व्यक्ति उस बाधा को हटाए जो लोग को कारित हो रही है उसके कार्य के द्वारा, या उस व्यापार को विनियमित करे जिसे वह कर रहा है और जनता को उससे असुविधा हो रही है, तो उस कार्य को क्या करने के लिए दोस्तों, विनियमित करने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कोई आदेश दिया है तो उसे सिविल कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा उसके ऑर्डर को। ठीक है, अब देखते हैं अपन धारा 134 आदेश की तामील कैसे की जाएगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को आदेश दिया है 133 के अधीन कि वो उस कार्य को करना या उस कुएं, तालाब, जल सारणी के कोई आलम्ब लगाए, जीव जंतु को व्ययनित करे, आबद्ध करे, ऐसा कोई आदेश दिया है तो उस आदेश की तामील कैसे होगी, उस आदेश की तामील के बारे में 134 में बताया गया है। तो समन मामले में उपबंधित रीति से उस
आदेश की तामील होगी दोस्तों समन मामले में उपबंधित रीति से, या जब समन एक उस व्यक्ति को समन निकाला जाएगा उससे उसकी तामील की जाएगी। जब उपरोक्त रीति से न समन से अगर तामील नहीं हो पा रही है तो राज्य सरकार जैसा उचित समझे उद्घोषणा द्वारा, ठीक है, उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन द्वारा, अधिसूचना नोटिफिकेशन द्वारा ऐसा तामील करवा सकेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, तो राज्य सरकार ढोल पिटवा कर या ऐलान करवा कर उस आदेश की तामील करवा सकेगा कि वो व्यक्ति न्यूसेंस करना बंद करें और 133 के आदेश की तामील करवा सकेगा। देखते हैं 135 क्या कहती है दोस्तों। जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है, ठीक है, जिस व्यक्ति को आदेश दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति के घर के पास कूड़ा कचरा डालना बंद करे, या फिर आदेश दिया गया है कि किसी जीव जंतु को अपने जो खूंखार हो गया है कुत्ता या कोई भी जीव जंतु उसको बांध कर रखे, खुला ना छोड़े। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है, आदेश द्वारा निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट कार्य निर्दिष्ट समय में करेगा। ठीक है, जो डीएम साहब ने आदेश कर दिया है कि वो व्यक्ति उस कार्य को इतने समय के अंदर जो आदेश में दिया गया है अंदर करे, या फिर उस आदेश के अनुसार हाजिर हो। ठीक है, डीएम साहब के सामने हाजिर हो और उसके विरुद्ध कारण दर्शित करे कि वह क्यों ना उस आदेश का पालन कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं धारा 136 क्या कह रही है। ठीक है, कारण दर्शित करने के लिए हाजिर नहीं होता है। 136 कह रही है कि 135 में 134 का जो आदेश निकाला गया है उसके विरुद्ध कारण दर्शित करने के लिए वो डीएम साहब के समक्ष या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर नहीं होता है, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी, तो वह आईपीसी की धारा 188 के अधीन दोषी होगा। ठीक है, कि लोक सेवक का आदेश न मानना 188 में ऑफेंस है दोस्तों ये, और उसके लिए 1 मास तक का सादा या कठोर कारावास या जुर्माना जो 200 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन 137 सेक्शन क्या कहता है। 137 जहाँ कोई लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहाँ प्रक्रिया। ठीक है, जिस व्यक्ति को आदेश दिया गया है कि वह उस स्थान से बाधा हटाए जो लोक स्थान है, ठीक है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि वो लोक स्थान नहीं है, वो इनकार कर रहा है लोक अस्तित्व के इनकार से, तो वहां पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो 137 में बताई गई है। तो जब मजिस्ट्रेट धारा 133 के अधीन आदेश के अनुसरण में वह व्यक्ति जब न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है और लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार करता है, वो कहता है कि मैं जिस जगह पर बाधा कारित कर रहा हूँ वो लोक स्थान नहीं है, मतलब मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई कुआं है जहाँ से लोग जनता पानी भर के लाती है और वहां पर उस व्यक्ति ने कोई आलम्ब लगा दिया है। ठीक है, और बाद में उस आलम्ब को हटाने के लिए 133 में कोई आवेदन किया गया है और उस आवेदन में डीएम साहब ने कोई आदेश किया है कि वह उस आलम्ब को हटाए, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि वो कुआं सरकारी नहीं है, पब्लिक नहीं है, वो मेरा कुआं है, इसलिए मैं उस आदेश उस आलम्ब को नहीं हटाऊंगा। उस स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह 137 में बताई गई है। तो वह लोक अधिकार के अस्तित्व से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, तब धारा 138 के अधीन कार्यवाही करने से पहले उस बात की जांच कर ली जाएगी कि वाकई में वो स्थान पब्लिक स्थान है या उस व्यक्ति का निजी स्थान है। ठीक है, 137 की उपधारा 2 बता रही है कि जब तक अधिकार के संबंध में कोई युक्तियुक्त आधार प्रतीत न हो आदेश अंतिम नहीं किया जाएगा और धारा 138 के अधीन कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, जब तक युक्तियुक्त रूप से जानकारी नहीं प्राप्त हो जाती है कि वो स्थान किसका है, तब तक 138 के अधीन कार्यवाही की जाएगी और उस आदेश को फाइनल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इनकार करने वाला पक्षकार इनकार के संबंध में युक्तियुक्त साक्ष्य देने में समर्थ होने पर पश्चातवर्ती कार्यवाही में इनकार करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इनकार नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं
138 की प्रक्रिया अपनाई जाएगी आदेश अंतिम करने से पहले जहां वो लोक स्थान के अस्तित्व से इनकार करता है। तो 138 की प्रक्रिया क्या है ये पढ़ते हैं अपन। जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां प्रक्रिया। वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है वो कोर्ट या एसडीएम के कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो साक्ष्य समन मामले में उपबंधित रीति से लिया जाएगा। ठीक है। और जांच पर मजिस्ट्रेट के समाधान के आधार पर आदेश को मूलतः या परिवर्तित रूप से फिर लागू किया जाएगा। जांच के बाद जैसा उचित समझे वैसा फिर उसके बाद आदेश जारी कर सकेगा। मजिस्ट्रेट का ऐसे मामले में कोई समाधान नहीं होता है तो आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी। जहाँ मजिस्ट्रेट को पता नहीं चल पा रहा है कि वो स्थान लोक स्थान है या प्राइवेट स्थान, वहाँ वो आगे कोई कार्यवाही नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ फिर सिविल कोर्ट के ऊपर मामला छोड़ दिया जाएगा। सिविल कोर्ट जैसा आदेश देगा उसी प्रकार से वो मामला चलेगा। धारा 139 139 कह रही है कि मजिस्ट्रेट धारा 137 और 138 के प्रयोजन के लिए जिसे वह ठीक समझे स्थानीय इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, मामले का जांच करने के लिए आदेश दे सकेगा किसी भी व्यक्ति को या किसी विशेषज्ञ को समन कर सकेगा। ठीक है। और उसकी परीक्षा 139 में, तो 139 में स्थानीय अन्वेषण के लिए आदेश देने की शक्ति कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है और किसी विशेषज्ञ को समन कर उसकी परीक्षा करने की शक्ति भी 139 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है। बात करते हैं धारा 140 की। तो मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति, लिखित अनुदेश वो दे सकेगा। तो धारा 139 के अधीन इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को आवश्यक निर्देश देने के लिए वो अनुदेश दे सकेगा लिखित में। और अनुदेश, एक मिनट दोस्तों, 140 यहाँ पे पूरा नहीं आ रही है सेक्शन, इसलिए अपन इसको अगले पेज पे ओपन करेंगे। ठीक है, पेंसिल ये रही। तो धारा 140 मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश देने की शक्ति। धारा 139 के अधीन इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को आवश्यक निर्देश दे सकेगा कि वो इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से करें। जो आवश्यक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई कोई आवश्यक बातें वो उस आदेश में लिख सकेगा और वो लिखित में समादेश दे सकेगा। इन्वेस्टिगेशन तथा विशेषज्ञ के परीक्षण संबंधी खर्चों के वहन करने के संबंध में निर्देश देने की शक्तियां भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को हैं। धारा 141 की बात करते हैं दोस्तों। तो आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। ठीक है, जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने आदेश को क्या कर दिया, फाइनल कर दिया है और उस आदेश को फाइनल करने की प्रक्रिया क्या है और उस फाइनल के बाद अगर कोई व्यक्ति उस आदेश का वोलेशन करता है तो उसके क्या परिणाम होंगे उसके बारे में धारा 141 में बताया गया है। जब ऐसा आदेश अंतिम कर दिया जाता है और आदेश में वर्णित समय के अंदर उसका पालन नहीं करता है, जिसको आदेश दिया गया है वो व्यक्ति उस आदेश में वर्णित समय के अंदर उसका पालन नहीं करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 188 के तहत लोक सेवक का आदेश न मानने के लिए दंडित किया जाएगा, जो 1 माह तक के सादा या कठिन कारावास से और जुर्माने से जो 2000 तक का 200 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि ऐसे आदेश का पालन नियत समय के अंदर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं उसका पालन करेगा और जिस संपत्ति का व्ययन किया जाता है या विक्रय, ठीक है, जिस संपत्ति को हटाया जाता है उसके विक्रय द्वारा प्राप्त संपत्ति से उसके खर्चों को प्राप्त कर लेगा। ठीक है दोस्तों, जो जिस व्यक्ति को उस बाधा को हटाने का आदेश दिया गया है वो व्यक्ति उसे नहीं हटा रहा है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खुद जाकर उस बाधा को हटवा सकेगा और उस बाधा को हटाने में जो भी खर्चा हुआ है तो उसी संपत्ति से जिस संपत्ति को हटाया गया है उसे बेचकर उस खर्चे को निकाल लेगा। इस धारा के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई किसी बात के लिए कोई वाद नहीं लाया जाएगा। ठीक है, सद्भावना पूर्वक की गई किसी बात के लिए कोई वाद नहीं लाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि उन्होंने कौन से सेक्शन में इससे पीछे वाली वीडियो में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए अभियोजन से संरक्षण पढ़ा था, उसके बारे में आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। सेक्शन 142 देखते हैं, जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। अगर जहाँ जांच लंबित है और उसके लंबित रहने तक कोई व्यादेश जारी करना है, कोई
इंजंक्शन जारी कराना है, क्योंकि जनता को असुविधा हो रही है जब तक जांच लंबित है तब तक, तो उसके बारे में आदेश कब जारी किया जाएगा। तो धारा 133 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को आसन्न खतरे या गंभीर किस्म की हानि को निवारण के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए। जब यह स्थिति है कि तुरंत उपाय करने की है, तो उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था ऐसा व्यादेश देगा जिसे मामले की परिस्थितियों के अनुसार मामले के अवधारण होने तक दूर किया जा सके। जब तक मामले का गुण दोषों के आधार पर अवधारण नहीं हो तब तक इंजंक्शन व्यादेश जारी करके उसे आदेश देगा कि वह उस बाधा को हटा ले। और यदि ऐसा व्यादेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का प्रयोग कर आदेश का पालन करवा सकेगा जैसे मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित हो। मजिस्ट्रेट द्वारा सद्भावना पूर्वक की गई किसी बात के लिए वाद न लाया जाएगा। इसमें भी सद्भावना पूर्वक की गई बात है। आपको आपके लिए क्वेश्चन है कि इससे पहले हमने पिछले वाली वीडियो में कौन से सेक्शन में देखा था कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए अभियोजन से संरक्षण। कमेंट बॉक्स में धारा का नाम अवश्य लिखिए दोस्तों। देखते हैं अगला 143। ठीक है, इसमें जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विशेषतः सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को आईपीसी के अधीन किसी लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति मतलब एक बार करने उस किसी व्यक्ति ने न्यूसेंस किया और फिर बार बार उसे दोहरा रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है, तो वह दोहराए न, उस व्यक्ति को उस अपराध की उस न्यूसेंस की पुनरावृत्ति न करे और उसे चालू न रखे। इसके लिए आदेश किसी व्यक्ति को 143 के अधीन डीएम, एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया है। देखते हैं दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इसमें, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस केडिया लेदर एंड लिकर लिमिटेड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 133 के अधीन आदेश के लिए खतरे का तत्काल होना आवश्यक है। ठीक है, तत्काल खतरा हो तभी 133 के अधीन आदेश दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।